आज हम पढ़ेंगे ओसीएम का 8 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि फाइनेंस के मैनेजमेंट को ही क्या कहा जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, या हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस को जब भी फंड्स की जरूरत है, उस फंड्स को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की गई है इसमें कि जो जैसे ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह जो हमारा बिजनेस यूनिट है, उसमें जो फाइनेंस है वो भी लाइफ ब्लड की तरह ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर हमें बताया गया कि कोई भी बिजनेस बिना एडिक्वेट फाइनेंस यानी बिना एडिक्वेट फंड के स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए फाइनेंस को फाउंडेशन भी कहा जाता है बिजनेस का। बिना फाउंडेशन, बिना फाउंडेशन या बिना फाइनेंस या बिना मनी के आप कह सकते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कैरियर आउट नहीं की जा सकती। सारी बिजनेस एक्टिविटीज किस पे डिपेंड होती है, फाइनेंस पर डिपेंड होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट में हमें क्या बताया गया है। कॉन्सेप्ट में हमें बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन अ रूटीन एक्टिविटीज। अब इसमें हमें सिंपल सा एक लाइन में समझाया गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि जो भी हमारी मनी रिलेटेड फंक्शन है या फाइनेंस फंक्शन इसको कहा जाता है। फाइनेंस फंक्शन यानी मनी फंक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मनी को ही इन द सेंस फाइनेंस कहा जाता है जनरली। ठीक है, तो जो भी हमारे मनी फंक्शंस हैं उसके रूटीन एक्टिविटीज को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। बिजनेस को कोई नई मशीनरी परचेस करनी है, उसके लिए बिजनेस कुछ पैसे बिजनेस की तरफ से जा रहे हैं और मशीनरी एसेट एक्वायर कर रहा है, तो वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हमें देखना है कि क्या कैसे करना है। जो भी मनी रिलेटेड सर्कुलेशन है या जो भी फंड्स की जरूरत है बिजनेस को, वो कहाँ से कैसे अरेंज हो रहा है, उसी को क्या कह सकते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं। फिर हमें डेफिनेशन दी गई है, FW कैश जी ने दी है कि मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स होता है कि एक्वायरिंग रिक्वायर्ड फंड्स एट रिक्वायर्ड टाइम। मतलब सही समय पे जितने पैसे हमें रिक्वायर्ड हैं उसी को एक्वायर करने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रेमंड जी बताते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू टेक अ डिसीजन अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स टू इम्प्लीमेंट देम स्मूथली एंड रिव्यू देम। फिर रेमंड जी कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस होता है कि बिना किसके अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स के अबाउट डिसीजंस लेना, और उसके बाद जो डिसीजन हमने लिया है उसी को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने को ही क्या कह सकते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं। फिर हमारे प्रोफेसर एम किम्बल जी हैं, वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन। ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है एक्विजिशन ऑफ फंड। ठीक है, पहले तो फंड को हमें क्या करना है, एक्वायर करना है। हमें कहीं ना कहीं से फंड जो है वो लेना है, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब पूरी तरह से यूज करना है, उसका वेस्टेज नहीं करना है, और अप्रोप्रिएट एलोकेशन करना है। फिर उस पैसे को पहले ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है, उसके बाद अप्रोप्रिएटली एलोकेट करना है। जहां ऐसी जगह हमें उस फंड को एलोकेट करना है जहां से प्रॉपर उसका क्या हो सके, यूज हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं हमें नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। इस डेफिनेशन हमारी यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद फिर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहले कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट भी है। कैसे है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के फंक्शन से प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक फाइनेंस का ही यूज होता है, इसलिए क्या है, फाइनेंस ब्रांच है एक मैनेजमेंट की, वाइड स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे कि एक्वायरमेंट, पहले तो फंड्स हमें कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं हम, वो चीजें देखनी पड़ती है, उन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फिर जो फंड हमारे पास जो पैसे उसको मैक्सिममली यूटिलाइज करना भी किसमें आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। फिर प्रॉपर एलोकेशन, प्रॉपरली एलोकेट करना भी, एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमें बताई गई, बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन। जो भी मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेस पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है हमारे पास, जो भी फाइनेंस अवेलेबल होता है उसके बेस पे लिए जाते हैं, जैसे सेल्स, रिसर्च, डेवलपमेंट एक्सेट्रा रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं किसके बेस पे लिए जाते हैं,
फाइनेंस के बेस पे लिया जाता है, हमारे पास जितना फाइनेंस अवेलेबल है उसके बेस पे लिया जाता है। फिर से फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजन, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है उससे टोटली रिलेटेड होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट टोटली डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। फिर बताएंगे जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं उससे टोटली रिलेटेड क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते। अब फाइनेंशियल डिसीजंस के कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उन सारी चीजों के बारे में इसलिए बताया गया है रिलेटेड रिलेशन विद द फाइनेंशियल डिसीजन। फिर आता है हमारा फिर गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनरशिप वेलफेयर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका मेन एम ये होता है कि जो भी हमारा ओनर है, जो भी कंपनी का ओनर है, ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करना। इन द सेंस आप कह सकते हैं प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो भी हमारी कंपनी की वेल्थ है, प्रॉफिट है, वो बढ़ेगा और तो हम समझ सकते हैं कि ओनर का भी इकोनॉमिक वेलफेयर होगा ही होगा। फिर की पोजीशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोजीशन होल्ड करता है, इसमें होल्ड करता है हमारे मैनेजमेंट में, हमारी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है उसमें की पोजीशन होल्ड कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी एरियाज हैं उससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटली रिलेटेड है। क्यों? बिना फाइनेंस के कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे हमें दिया गया प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी एक्सेट्रा। जो भी प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसमें पहले देखा जाएगा बजट क्या रहेगा प्रोडक्शन पॉलिसी का, कितने में हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, कितने पैसों में कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। सेल्स पॉलिसी, अगर हम सेल्स पॉलिसी बना रहे हैं और हम सेल्स कर रहे हैं, जब भी सेल्स कर रहे हैं हम डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ भी, तो भी किस पे आगे, फाइनेंस में आगे, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है। या सेल्स के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सेल्स बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजों में टोटली क्या है, फाइनेंस रिलेटेड होता है। जितनी भी फाइनेंस बिजनेस की एक्टिविटीज होती है सब में फाइनेंस रिलेटेड होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एक्टिविटीज में पैसों का यूज होता है, फंड्स का यूज होता है, इसलिए फाइनेंस का यूज होता है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसमें रिलेटेड होता है। डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट्स हो सकते हैं? मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बताया गया है। एक तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल में डिवाइड कर दिया, जो एक बार जैसे कि जब हमने हमारा बिजनेस स्टैब्लिश किया तो हमने एक बड़ी सी मशीनरी परचेस की थी, जो कि क्या कर दिया, हमारे प्रोडक्शन जो कि प्रोडक्शन यूनिट में लगी हुई है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया कि हमने एक बार ये समझ लिया 10 करोड़ की मशीनरी परचेस की थी। अब वो जब जब तक या मान लीजिए या 20 सालों तक 30 सालों तक क्या हो गया, वो मशीनरी हमारे लिए प्रोडक्शन करके देगी। ये हो गया लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस के एक्टिविटीज में जो भी खर्चा आएगा उसको क्या कहा जा सकता है, वर्किंग कैपिटल कहा जा सकता है, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और हमें आगे बताया गया, इंक्लूड्स द प्लानिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फिक्स सच एज द बिल्डिंग, मशीन, लैंड एक्सेट्रा। वही जो आपको मैंने अभी मशीन का एग्जांपल देके समझाया, उसी तरह बिल्डिंग है। हम बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे पास फंड्स है, तो हमने एक बार बिल्डिंग परचेस कर ली अपने बिजनेस के लिए, या कोई लैंड परचेस कर ली, उस पर हमने क्या अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया है, तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल कह सकते हैं। वाइल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। हमारी जो कंपनी है, ठीक है, उसमें जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इन द सेंस आप कह सकते हैं, उससे हमें क्या करना है, हमारी कंपनी को ग्रो करना है, अच्छे से सारी चीजों का ध्यान रखना है, और हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है। हमें मेन एम यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हमारा जो प्रॉफिट है, हम अपने फाइनेंस को इस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाए।
जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, वो क्या होप करते हैं, उनको क्या होता है कि मैक्सिमम डिविडेंड मिले, ठीक है, उनको डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए। कंपनी अर्न मैक्सिमम, जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस रहेंगे, तब उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी क्या होगी, और अच्छी होती जाएगी और डिविडेंड ज्यादा दे पाएगी लोगों को। तो इसलिए सबसे मेन एम ये होता है हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता जाए, और जो हमारे ओनर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या हो, उनका इकोनॉमिक वेलफेयर हो, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं आपको अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूँ, ये कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को और क्या कह सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। The net present value creates the wealth of shareholders, hence the financial decisions resulting to an increasing net present value should be only accepted by the company, ठीक है। अब जो भी हमारी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइज, उसको हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से क्या करना है, इंक्रीज करना, हमारी जो कंपनी की वैल्यू है, वेल्थ है, उसको मैक्सिमाइज करते रहना, ठीक है। द वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेस बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है उसको बढ़ाना है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड होती है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड होती है। ओनली द कैश फ्लो इज कंसीडर्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। और फिर बताया गया है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सिर्फ कैश फ्लो को ही देखा जाता है कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है। इन द सेंस हमारी कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाए, हमारी कंपनी में ज्यादा कैश का इनफ्लो होना चाहिए और आउटफ्लो कम होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस की। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ये फॉर्मूला आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा भी जा सकता है आपसे। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हमें करना है या रिक्वायर्ड है कि हाँ करना ही पड़ेगा, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो जो हमारी बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से, प्रेजेंट वेल्थ है, सॉरी वैल्यू नहीं है, जो हमारे प्रेजेंट वेल्थ है उसमें से हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो भी होता है उसको माइनस कर देते हैं, जिससे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ मिल जाती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसी तरह से हमें क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। और फिर हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि एक चीज इंपॉर्टेंट दिया गया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसको सुपीरियर कहा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। ये भी आपको एमसीक्यू रिलेटेड है या 1 मार्क में पूछा जा सकता है। which objective is superior than wealth maximization, objective of wealth maximization, ऐसे अगर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रोफेसर सोलोमन हैज फेवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी में क्यों में कि कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फेवर किया था, ठीक है। चलिए हम अपना फिर से इंपॉर्टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस हमें दिया गया है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स है उनको एस्टिमेट करता है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल जो भी रिक्वायर्ड है उसको एस्टिमेट करता है। उसके बाद एक्वायरिंग फाइनेंस, हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस एक्वायर करता है। अब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बहुत सारे हो सकते हैं, लोन लेना, क्या एज ए कैपिटल एक्वायर करना, ठीक है, इनमें या शेयर्स इशू कर देना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक्वायर हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस एक्वायर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो भी हमारा फाइनेंस होता है उसके रिलेटेड प्लानिंग और कंट्रोलिंग कौन करता है, फाइनेंस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करता है। प्लानिंग इज कंबाइंड विद द इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। उसके बाद फिर फोर्थ बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस आप समझ सकते हैं जितने भी हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एडिक्वेट फाइनेंस, एडिक्वेट मतलब जितना जिस की जरूरत है उतना फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इसी को क्या कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं। मेंटेनिंग लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, हमारी कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन करता है। लिक्विडिटी इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जो हमारी कंपनी की एसेट्स हैं, अगर उनमें से जो भी हमारी कंपनी की लायबिलिटीज है उनको माइनस करेंगे या डिडक्ट करेंगे तो एसेट्स हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसे इसलिए क्या कहा जाता है, मेंटेन लिक्विडिटी, मतलब हमें कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, या हमारी कंपनी की जो एसेट्स है ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि जब भी क्या हो, जब भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो या कभी भी हमारी कंपनी को ऐसी कंडीशन आ जाए कि लिक्विफाई करना पड़े, लिक्विफाई मतलब हमारी कंपनी को डिसॉल्व करना पड़े, तो ऐसा ना हो कि बाकी जो लोग हैं उनको अपने पास से जो भी लो लायबिलिटीज है वो पे करनी पड़े, जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं उनको या इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करनी पड़े, लायबिलिटी पे करनी पड़े, इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इट मेंटेन्स द लिक्विडिटी बाय प्रिवेंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और कैश बजट को ध्यान में रखते हुए इसलिए लिक्विडिटी मेंटेन करता है। तो जिससे क्या होता है, जो कैश बैलेंस है कंपनी के पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि जिससे जब जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़े, जब भी कंपनी की जरूरत पड़े तो लिक्विफाई, हमारे पास लिक्विडेटेड मनी होनी चाहिए, लिक्विडेटेड कैश बैलेंस होना चाहिए, इसको कह सकते हैं हम, कि जब भी जरूरत पड़े हम तुरंत हमारी कंपनी में फंड रखे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि प्रॉफिट हुआ, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पार्ट मिलना चाहिए, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी के लिए। फिर 7 बताया गया करंट एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट। अब करंट एसेट जो भी जैसे कि क्या है, स्टेटस, इन्वेंटरी, मार्केट, बल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों का मैनेजमेंट भी फाइनेंस मैनेजमेंट ही करता है, ठीक है। अब कैपिटल एसेट का भी मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट ही करता है, लेकिन कैपिटल एसेट की मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अब कोई लैंड हमने परचेस कर ली तो जब तक हमारा बिजनेस रहेगा तब तक वो लैंड हमें यूज में आने ही वाली है, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए करंट एसेट का मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। फाइनेंशियल डिसीजन जो भी होता है कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजमेंट लेता है, जैसे कि डिविडेंड कितना पे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ये सारी चीजें। रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, जो हमारी बिजनेस की क्रेडिट है उसको बढ़ाता है, ठीक है। क्रेडिट ऑफ द बिजनेस आप समझ सकते हैं कि the financial management significantly contributes in the progress of development business. Efficient financial management generate the financial facilities so that the employees salary, creditors payment can be made in time. As a result, credit of the business increase. Credit of the business मतलब हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लोगों को भरोसा होता जाता है कि हमारी कंपनी, हाँ, जो भी अगर जो भी क्रेडिटर्स उनको ऑन टाइम पैसा मिलेगा। अगर हमने कहीं से रॉ मटेरियल और क्रेडिट पे परचेस किया तो हम ऑन टाइम, जब भी बोला होगा हमने क्रेडिटर्स को कि हाँ आपको हम लोग क्या 30 दिन में पैसे दे देंगे, या 15 दिन में पैसे देंगे, या 1 महीने में पैसे दे देंगे, जो भी हो, तो हम उस ऑन टाइम पेमेंट करेंगे, या पर्टिकुलर डेट को आपको पेमेंट मिल जाएगा। जो एम्प्लॉयज है उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना, ये सारी चीजों करने से क्या होता है, हमारी कंपनी की क्रेडिट वैल्यू या गुडविल कह सकते हैं इसको, वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजंस की ओर। अब फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं हमारी कंपनी के, चलिए वो देखते हैं। डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ पे हमें 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस बताए गए। पहला डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, तीसरा डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। तो पहला हमें दिया गया है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं, तो उसके लिए हमें कैपिटल फंड की जरूरत होती है। मतलब अगर हम कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, कोई भी मशीनरी परचेस कर रहे हैं, लैंड परचेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसको हम कैपिटल फंड भी कह सकते हैं, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम 10,000 रुपए में जाके कोई पर्टिकुलर जमीन खरीद सकते, इसलिए उसके लिए कैपिटल फंड की जरूरत होती है, जिसको, और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को ही हम कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। डिसीजन जब भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो भी हमने एसेट परचेज किया उसकी वैल्यू बढ़ जाए, हमें प्रॉफिट हो, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो भी चीज हमने परचेस की है या जहां भी इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए।
ठीक है, इसलिए इसको रिस्की भी कहा गया है। एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिस्की भी कहा गया है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब various methods of capital busting are being such a way payback method, rate of return method, discounted cash flow method etc for taking investment। अब ये जो आपको मेथड्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने, ये मेथड्स क्या है इनके बारे में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको नॉलेज के लिए बताए गए हैं कि जब भी हम कैपिटल बस्टिंग को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हमने ऊपर ही अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल बस्टिंग करते हैं तो 3 मेथड्स हमें दिए गए हैं। यहाँ पे 3 मेथड्स के नाम दिए गए, बाकी और भी मेथड्स होते हैं, तो उसके हेल्प से क्या करते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग को के डिसीजन में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन सा। पहला है नीड ऑफ टोटल कैपिटल। हमें टोटल, जैसे हम 10 करोड़ की कोई लैंड परचेस कर रहे हैं, 10 CR की कोई लैंड परचेस कर रहे हैं, तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो टोटल कैपिटल है, ठीक है, उसको अगर वो नीड, उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी, टोटल 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए अगर हमारे पास है तो ठीक है, एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। और हम ये सोच के चल रहे हैं कि इस साल जो हम लैंड परचेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी 12 करोड़ हो जाएगी, तो ये क्या हो गया हमारे लिए एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न की अप्रॉक्स 20% वैल्यू बढ़ जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में। और इसी तरह पर ईयर 20% या 15% हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह रेट ऑफ रिटर्न के बारे में देखते हैं। ये सर कभी कभी क्या होता है कि जो टोटल कैपिटल हो हमारे पास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर कभी कभी हम लोन लेके भी, कुछ कंपनीज होते हैं जो जैसे रियल एस्टेट में जो भी रियल एस्टेट रिलेटेड कंपनीज हैं, वो क्या करती है कभी लोन लेके भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, या अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके लोगों के पैसे को रियल एस्टेट में डाल, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है एज ए डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आप समझ सकते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, कभी कभी जो एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमने 20% सोचा होता है, हमें 5% या 4% या कभी कभी 2-3% ही मिलता है, तो वो भी एक फैक्टर है, क्या करता है हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको अफेक्ट करता है। एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने सोचा था 2 करोड़ रुपए पर ईयर हमें मिलेंगे इन्वेस्टमेंट से, हमारे 2 करोड़ रुपए, या आप समझ सकते हैं हमने 1 करोड़ के क्या किया शेयर्स परचेस कर लिया, और हमने सोचा कि हमें इसमें से अप्रॉक्स 10% क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो कैश फ्लो कितनी हो जाएगी 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो हर साल हमें 10 लाख रुपए मिलते रहेंगे। और और मान लीजिए ये हुआ कि जो भी कंपनी थी XYZ कंपनी थी, उसने 10% का डिविडेंड नहीं दिया, या इस साल डिविडेंड ही नहीं दिया, तो ये भी एक फैक्टर हो गया जो अफेक्ट कर सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व भी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने 1 करोड़ का डिविडेंड 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, क्या हो गई 50 लाख हो गई। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तो फिक्स, जो डिविडेंड की डेट होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए भी हमें, जो भी बिजनेस है या हम कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको, उनके लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कहा गया वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायर। हमें ये देखना होता है कि जो हम जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमें ये जो वर्किंग कैपिटल के अमाउंट है, जो एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल के अमाउंट है, उसे हमें साइड में रख के फिर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों, नहीं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, हमारी जो फैक्ट्री, हमारा जो बिजनेस है, उसको वर्किंग कैपिटल हमारे पास होगी नहीं, तो हमारा बिजनेस रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इन्वेस्टमेंट एंड एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक लाइफ है बिजनेस की, उसके लिए यूजफुल हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हैं। कैपिटल रेशियोनिंग, जो कैपिटल रेशियोनिंग होती है वो भी प्रॉपर्ली हो सकती है सर्टेन। तो कभी कभी क्या होता है, जो कैपिटल रेशियोनिंग होती है, जैसे कि दो पार्टनर्स है किसी भी बिजनेस में, उनका पहले रेशियो क्या था 2:3 था, और अब रेशियो क्या हो गया, उल्टा हो गया 3:2 हो गया, तो वो भी क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। तो अब क्या होगा, जो ये पर्सन था, इसको क्या होगा, फर्स्ट
आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट हमारा पार्टनर था सेकंड पार्टनर को जो भी उसके अमाउंट के पैसे होंगे उसको देगा। कभी कभी कैपिटल रेशियो की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर बताया गया सर्टेनिटी ऑफ एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। जैसे हमने एसआईपी कर लिया कि हम 10 लाख रुपए हर साल, 10 लाख रुपए हर महीने, बड़ा बिजनेस है मान लीजिए, 10 लाख रुपए हर महीने क्या करेंगे म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, और हमारी जो फ्यूचर में अर्निंग है वो नहीं हो पाई या प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं हुआ जिसकी वजह से हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके। ये भी चीजें क्या करती है फैक्टर, ये कुछ फैक्टर्स आपको थे जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अफेक्ट करते हैं। इनमें से आपको सिर्फ क्या करना है, 6 फैक्टर्स याद करने, कोई भी 6 फैक्टर्स। ये कभी कभी 3 मार्क में पूछा जाता है और जनरली ये अभी तक जितनी बार पूछा गया है 2 मार्क में पूछा गया है। तो आप 4 से 6 फैक्टर्स कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे तो आप समझ के भी लिख सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में अफेक्ट करते हैं। फिर डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, हमें फाइनेंसिंग के रिलेटेड भी डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, क्या क्या चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कनेक्टेड विद द एसेट ऑफ द कंपनी व्हाइल द फाइनेंसिंग डिसीजन आर कनेक्टेड विद द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, कंपनी के एसेट से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी में क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, जो भी इक्विटी होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। ये सारी चीजें क्या होती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम डिसीजन फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं तब हमें इन सब चीजों को कंसीडर करके ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। फिर हमें एक चीज बताई गई, क्या बताई गई है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड डेब्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्सचर होता है ओनर्स कैपिटल और डेब्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग अ प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन है सभी चीजों का, क्या जैसे कि इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट का, उसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो लेस रिस्की होता है और मैक्सिमम रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क में 2-3 बार पूछा भी गया है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ तो इंटरनल फैक्टर्स दिए गए और कुछ हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको ब्रीफ में नहीं दिया गया लेकिन आपको एक गो थ्रू कराया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं फाइनेंसिंग को इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि इंटरनली कौन कौन से हो सकते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर बिजनेस की तो वो भी फाइनेंसिंग के को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कंपनी को, अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी की ज्यादा और हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो उससे हमारी जो कंपनी की डिसीजंस है फाइनेंशियल रिलेटेड उसको अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ एसेट्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है आपको दी गई हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बताया गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे कि क्या कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटिंग कॉस्ट, सिक्योरिटी इशू, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या उनका एटीट्यूड भी एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे काम करता है। जैसे कि कुछ इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे जा रहा है तो वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, एकदम से सेल करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे जो डिसीजन रिलेटेड फाइनेंसिंग होता है उसमें प्रॉब्लम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, लीगल रिस्ट्रिक्शन, टैक्स वगैरह, या जो भी अगर हमारी या हमारा हमारा वो अगर कोई हैजार्डस वर्क में इन्वॉल्व है तो अगर जो हमारी गवर्नमेंट है उस पे उस पर्टिकुलर हैजार्डस वर्क पे क्या कर दिया, बैन लगा देती है तो क्या होगा, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर जाएगा, हमारा बिजनेस क्लोज हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सारे क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप खाली एक बार रीड कर लीजिएगा और कौन कौन से फैक्टर्स है आप इंटरनल फैक्टर से समझ सकते हैं। जो भी इंटरनली हमारी कंपनी में होता है वो इंटरनल फैक्टर है, जो एक्सटर्नली अफेक्ट करेगा वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, और ये आपको जनरली पूछा जाता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसीजन रिलेटेड डिविडेंड, अब डिविडेंड
भी क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो जो भी जब भी हम डिविडेंड देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को, उसके रिलेटेड डिविडेंड रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में हमें बताया गया। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दिया जाता है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड इज रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आप समझ, सिंपल से मीनिंग में आप समझ सकते हैं, जैसे आप बैंक में क्या करते हैं, इन्वेस्ट पैसे रखते हैं, करंट अकाउंट या एफडी करते हैं या आरडी करते हैं, या करंट अकाउंट में तो नहीं मिलता, सॉरी, सेविंग अकाउंट या एफडी आरडी जो भी करते हैं बैंक में, अगर पैसे रखते हैं तो आपको बैंक कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो उसी तरह अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको क्या देती है, डिविडेंड देती है। ठीक है, जैसे आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे यहाँ पे कंपनी क्या करती है, आपको डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट में से। वो डिविडेंड हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड। अब हमें डिविडेंड के बारे में बताइए, कौन कौन से फैक्टर डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड कम मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में अगर ये मान लिया गया कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमारी इनकम कम होने वाली, तो कंपनी क्या करती है, अभी से ही रिजर्व्स बनाने चालू कर देती है कि अगर फ्यूचर में कम हुई तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिविडेंड रेट कम हो सकता है। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर, जो भी डिविडेंड हम कंपनी ने पास्ट ईयर्स में दिया डिविडेंड रेट, वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एकदम से कंपनी पहले 10% डिविडेंड दिया करती थी, इस बार 120% डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाती है। ऐसा भी नहीं कर सकती कंपनी की पहले 10% डिविडेंड दिया करती थी, अब अचानक से इस साल डिविडेंड ही नहीं दिया, या इस ईयर क्या किया 2% 3% डिविडेंड दिया। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स क्या, कंडीशंस क्या, रेशियो ऑफ रिजर्व विद द कंपनी, रेशियो रिजर्व क्या है, रेशियो रिजर्व क्या है कंपनी का, कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ कितने पर जो प्रॉफिट है उसमें से कितना हमें क्या करना है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कभी कभी कंपनी क्या करती है फ्यूचर प्लानिंग में, जब फ्यूचर प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है कि हम जो डिविडेंड के पैसे, इन डिविडेंड को कम करके कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दे जहां से हमें और भी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सके, तो उसकी वजह से डिविडेंड को अफेक्ट आ सकता है कि डिविडेंड रेट जो है वो कम किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या, उसकी वजह से जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी कि ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिले। कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट कंडीशन, ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, हमने ऊपर ही पढ़ा था। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारे फैक्टर्स है जो डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें दिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एंड डेफिनेशन। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से, टू एस्टिमेट द नीड ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन, और दूसरा क्या है, डिटरमाइन द सोर्सेस ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहले तो हमें ये एस्टिमेट करना होता है कि हमारी कैपिटल क्या है, और कैपिटल कितनी कैपिटल की जरूरत है, और प्रॉब्लम क्या है, कैपिटलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारी कैपिटल एक्वायर करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया हमें, डिटरमाइन द सोर्सेज ऑफ कैपिटल, हमें कैपिटल कहाँ से एक्वायर करनी है, उसके सोर्सेज को डिटरमाइन करना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि कैपिटल, हमें कितनी कैपिटल की जरूरत है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, और कितना हम कहाँ से एक्वायर करेंगे, सोर्सेज क्या क्या, कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो सारी चीजें। फिर हमें डेफिनेशन दी गई, इन द सिंपल वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइजेशन बाय द कंपनी टू रेज द नेसेसरी कैपिटल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। कुछ सोर्सेज जैसे कि आप लोन ले सकते हैं, अपने जो ओनर है, ठीक है, वो अपने पास, जैसे ओनर हमें क्या है, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं सिंपल सा कैपिटल स्ट्रक्चर को। जैसे कि हम कंपनी स्टेब्लिश करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, हमारी जो कंपनी है उसको स्टेब्लिश करने के लिए, तो जो ओनर है उसके पास क्या है, या जो पार्टनर्स हैं
उन दोनों पार्टनर्स के पास क्या क्या है, 2-2 करोड़ रुपए है, वो 2-2 करोड़ रुपए एज ए कैपिटल लेके आ रहे हैं बिजनेस में, ठीक है। और वो दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं 4-4 करोड़ का, 4 करोड़ का, और ये भी पार्टनर क्या ले रहा है, 4 करोड़ का लोन ले रहा है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। इसी को क्या कह सकते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कि जो 4 करोड़ रुपए पहले हैं वो कहाँ से आए, जो ओनर्स है कंपनी के, वो दोनों पार्टनर्स मिलके लाए, और बाकी के 8 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं, लोन लिया गया है कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए। इसी को क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। अब ये 2 सोर्सेस हो गए, एक तो ओनर क्या है अपने पास से लेके आ रहा है, और दूसरी क्या है, लोन लिया जा रहा है। तो दोनों सोर्सेस के कॉम्बिनेशन को क्या कह सकते हैं, कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन हमें दी गई, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन प्रोपोर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड of different securities and issued by the company to raise its finance। मतलब different securities इनको इशू करके या कैसे भी, इसमें भी सिंपल सा वही बताया गया है कि हम कैसे भी करके कैपिटल और क्या कर रहे हैं, कैपिटल अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल को ही क्या कहते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। उस अरेंजमेंट के प्रोपोर्शन को कहाँ से अरेंज किया, उन सारी चीज जो को जब हम इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें बताया गया सिंपलिसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर बिकम इजी इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफ लेसर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर इशूड। अगर जब सिक्योरिटीज बहुत कम सिक्योरिटीज इशू की गई हो तो क्या हो, कैपिटल स्ट्रक्चर इजी हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है तो इजी हो जाता है। सिंपलिसिटी इन द सेंस आप समझ सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। कि जैसे वाला एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, 10 CR की हमारी कंपनी को जरूरत थी, ठीक है। तो उसमें से अब पहले जो स्ट्रक्चर था वो डेफिनेशन के लिए, अब मान लीजिए 4 करोड़ प्लस 4 करोड़ कौन लेके आ रहे हैं, पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, और 2 करोड़ की क्या इशू कर दी गई है, सिक्योरिटीज इशू कर दी गई, ठीक है, ठीक है, हमारे बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। तो वही बताया गया जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो सिंपल होना चाहिए, कि जो सिक्योरिटीज है वो हमेशा ऑलवेज कम होनी चाहिए पार्टनर्स की जो कैपिटल ब्रिंग कर रहे हैं उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमें प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी, हम द प्लान ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इन सच दैट द प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम। जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस वे में प्लान किया जाना चाहिए जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो ओनर्स को प्रॉफिट मिलने वाला वो ऑप्टिमम हो। फिर एडिक्वेट फाइनेंस के बारे में बात की गई है। वेरियस सोर्सेस शुड बी कंबाइंड इन सच वे दैट एडिक्वेट फाइनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। और जो भी सोर्सेस है जैसे कि पार्टनर अपने पास से लेके आ रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू की जा रही हैं, तो वो सारे जो सोर्सेस है वो एकदम क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, इस वे में होने चाहिए कि हमारे जो फाइनेंस की जरूरत, जैसे 10 करोड़ की जरूरत थी हमें, तो 10 करोड़ रुपए हमें मिल ही जाए, ठीक है। एडिक्वेट फाइनेंस हो जाना चाहिए, जितने पैसों की हमें जरूरत है वो हमें मिल जाने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑलवेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर जैसे कि बैंक से हमने लोन लिया था, बैंक का लोन हमें पे करना पड़ जाए तो हम क्या करें, बैंक का लोन पे करके अपने पास से या कहीं और से क्या कर सकते हैं, हमें एक और सोर्स हमारे पास होना ही चाहिए कि अगर बैंक का लोन हमें अचानक से पे करना पड़ जाए या हमने किसी फ्रेंड से लिया था उसको वापस से रीपे करना पड़ जाए, तो हमारे पास दूसरा सोर्स होना चाहिए कि हम फिर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखें, ठीक है। इकोनॉमिक, वेरियस सोर्सेस शुड बी कंबाइंड इन सच मैनर सो दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमाइज्ड। इकोनॉमी के बारे में बात की गई, इसमें बताया गया जो भी सोर्सेस है वो इस वे में कंबाइन किए जाने चाहिए कि जो कैपिटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। जो भी हमें कैपिटल एक्वायर करने के बाद जो भी लोन पे जैसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सिक्योरिटीज इशू करते हैं उस पे भी इंटरेस्ट या डिविडेंड जो कह सकते हैं आपको देना पड़ता है, तो वो सारी चीजें कैपिटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल हमेशा इक्वल होनी चाहिए, या ओनर्स कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए और बोरोड कैपिटल कम होनी चाहिए। लिक्विडिटी, there should be a such type of capital structure that liability and debt can be paid in time। जो लिक्विडिटी के बारे में बताया गया, लिक्विडिटी इन द सेंस समझ सकते हैं जो भी लाइबिलिटीज या डेब्ट है वो ऑन टाइम पे किए जाने चाहिए। अट्रैक्टिवनेस, और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सॉल्वेंसी, हमारी कंपनी सॉल्वेंट होनी चाहिए। जो बोरोड कैपिटल है वो हमेशा कम होनी चाहिए,
ठीक है। ओनर्स कैपिटल से हमेशा बोरोड कैपिटल कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बताए गए, उसके बारे में देखेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक देख हमें क्या जो कैपिटल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बस जस्ट गो थ्रू करवा दिया है इजीली। आपको इतना ध्यान देके समझने की इसको ज़रूरत नहीं है, या आप इस पे ध्यान नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए एक बार समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। पहला दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली इक्विटी शेयर्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या एक तो ओनर्स फंड और दूसरा क्या इक्विटी शेयर्स को ही लिया गया। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर विद द इक्विटी शेयर, ऐसा कैपिटल जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी को यहाँ पे बताया गया है। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें दो चीज इन्वॉल्व, एक तो इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। फिर ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डिवेंचर्स के साथ इक्विटी शेयर्स हो। और फिर एक जो फोर्थ टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें सारे टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए गए, जैसे प्रेफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर्स भी है और इक्विटी भी है, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया गया है जो क्या करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर जैसे बिजनेस ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पहले से स्टार मार्क करवा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहला टाइप ऑफ बिजनेस का टाइप भी इंटरनल फैक्टर है। साइज ऑफ बिजनेस साइज क्या है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस का साइज बड़ा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा होगा, बिजनेस का साइज छोटा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर छोटा होगा। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम जो भी होने वाली है बिजनेस की उसका एस्टिमेट करना। अगर हम देखते हैं कि फ्यूचर में अगर हम 2 करोड़ रुपए अभी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमें या नेक्स्ट ईयर हम ये मान के चल सकते हैं 8 से 10 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में अगर हम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट है वो भी 2 करोड़ के आसपास का है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम भी ध्यान में रखा जाता है। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट देखा जाता है कौन से नेचर का जो एसेट है वो हमें रिक्वायर्ड है। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स उनका एटीट्यूड कैसा है, इन द सेंस वो कंपनी के बाद वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कंपनी को कितनी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने समय के लिए हमें कैपिटल चाहिए, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए। जैसे हमने देखा कि हमें अभी 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी, वो सिर्फ कितने 6 महीने में हमें क्या करेगी, उससे हमें मान लीजिए 4 करोड़ या 3 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या होगा, हमें सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे ही चाहिए, 6 महीने बाद हमें इतना प्रॉफिट होने ही वाला है, तो ये क्या होगा हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल हो गई। और उसी 2 करोड़ से हम देख रहे हैं हमें 5-6 साल बाद 10-12 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल उसके उस टाइम पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जो 2 करोड़ रुपए हैं वो हम एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्वायर करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से, कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन, मार्केट कभी बूम पे रहती है कभी डिप्रेशन में आ जाती है, वो सारी चीजें भी अफेक्ट करती है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, जो भी कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं जहां से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या पे करना पड़ सकता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, जो कैपिटल एक्सपेंसेस उनका कॉस्ट क्या हो सकता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन, टैक्स या टैक्सेशन पॉलिसीज। लीगल रिस्ट्रिक्शन में आप गवर्नमेंट याद रख लीजिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शन किए जाते हैं उसको लीगल रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूड किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंसीडर किए जाते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब जो लोग क्या करते हैं, ऐसे एक फार्म जो इन्वेस्ट करती है बड़ी बड़ी कंपनीज में, उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। ये सारे फैक्टर्स आपको जस्ट एक बार याद कर लेने, इसमें से 4 या 5 फैक्टर्स, आप 4 फैक्टर याद कर लीजिएगा, इसमें से 4 फैक्टर याद कर लीजिएगा, आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनल फैक्टर्स को थोड़ा क्या किया गया है, डीप में एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट हमने ऊपर तो समझ ही लिया, जस्ट एक बार फिर भी रिवाइज कर लेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस मींस क्या होता है, जैसे बिजनेस मोर कैपिटल रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे बड़ी कंपनी होगी ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, छोटी कंपनी होगी कम
कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। साइज ऑफ बिजनेस, फिर से वही, कंपनी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा तो कैपिटल की रिक्वायर्ड कम होगी, सॉरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और कंपनी का साइज छोटा होगा तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस, हमने समझा था कि अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर में हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो हम क्या करेंगे, वो कैपिटल एक्वायर करेंगे। नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है, जैसे कि जो एसेट हम परचेस करने वाले हैं उसका नेचर क्या है, अगर हम उसको हायर कर सकते हैं या लीज पे ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको परचेस करने की जगह हम लीज पे लेने की कोशिश करें। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो है, ये जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिजायर टू रिटेन द मैनेजरियल कंट्रोल ऑन अ कंपनी, डिड नॉट इशू द इक्विटी शेयर्स इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, ठीक है। जो डायरेक्टर्स हैं मैनेजरियल कंट्रोल जिसके पास है कंपनी के, वो क्या, अगर वो ज्यादा इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर रहे हैं ज्यादा प्रोपोर्शन में, और वो प्रेफरेंस शेयर्स की डिमांड कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर, वो सोचते हैं कि डिबेंचर्स इशू किए जाए इक्विटी शेयर्स की जगह, ठीक है। उसके बाद फिर बात की गई है 6 फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली by issue the equity shares if the requirement of capital is on small scale। जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल स्केल पे है, हम इक्विटी शेयर इशू करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा लार्ज स्केल में कैपिटल फंड की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, apart from this how much the finance will be required, the future long term objective plans, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो कंसीडर। अगर हमें लार्ज स्केल कैपिटल की जरूरत है तो हम इक्विटी शेयर्स ना इशू करके बाकी सारे सोर्सेज की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ड्यूरेशन क्या हो सकता है, कितने समय के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमने समझा था ऊपर। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में उसी तरह बताया गया है, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कैपिटल मार्केट में, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें क्या मिल रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना पे करना पड़ सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस उनका क्या कॉस्ट हो सकता है। लीगल रिस्ट्रिक्शन जैसे कंपनीज एक्ट, ठीक है, सेबी ने कुछ रूल बना दिए, आरबीआई ने कुछ प्रोविजंस बना दिए, वो सारी चीजें, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो भी टैक्स पॉलिसी उसमें चेंजेस आना, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बल्क क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, या इससे भी ज्यादा पैसे वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको बताया जैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, लोगों को पैसे लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में, और फिर बाद में उसी इन्वेस्टमेंट से वो पैसा कमाता है और लोगों को 10 से 15% कन्फर्म मनी पे बैक कर देता है, या उनको 10 से 15% का क्या कर देता है, आप समझ सकते हैं, उनको 10 से 15% का इंटरेस्ट दे देता है। तो उसी उन सब चीजों को क्या कहा जा सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। उसी तरह फॉरेन, जो भी फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कहा जाता है सेम। वो भी कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, लेकिन जस्ट वो फॉरेन से होते हैं, ठीक है। तो उनको सबसे पहले, जो फॉरेन वाले होते हैं उनको सबसे पहले सेबी से रजिस्टर होना पड़ना है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसी भी अदर, जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा, और बाकी जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस अदर कंट्रीज के, अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे होना पड़ेगा। उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें एक टॉपिक दिया गया, वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन दी गई है, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। जो करंट लायबिलिटीज हैं उन जैसे कि करंट लायबिलिटी, हमारे एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा इजीली हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमारी जो करंट लायबिलिटी है, सीएल लिख रहा हूँ मैं, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपीज की, और जो हमारे करंट एसेट है सीए, करंट एसेट्स हैं वो कितने होने चाहिए, ऑलवेज करंट लायबिलिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1.2 लाख, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, आप सिंपल से आपको फॉर्मूला समझ सकते हैं, दिया गया है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो सी ए माइनस सी एल आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस
1.2, ये क्या हो गया 0.2 लैक्स, ठीक है। यानी 20 क्या क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल। ये आप समझ सकते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल है था। फिर एक जेएस मिल्स जी है वो क्या कहते हैं, सम ऑफ करंट एसेट मींस वर्किंग कैपिटल। वो सिंपल सा सीधा ही कह देते हैं कि जो करंट एसेट्स है उसी के सम को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट है जो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हमें 2-3 कॉन्सेप्ट बताए गए, चलिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का हमें फॉर्मूला दिया गया है जो कि जेएस मिल्स जी ने जैसा बताया था, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज अ वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम समझ सकते हैं कि जो हमारे करंट एसेट्स है जैसे कि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएंगे, हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। तो ये स्टार मार्क के लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी 1 मार्क में या एमसीक्यू में या 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड राइट्स फॉर्मूला, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो अगर 2 मार्क में पूछा जाता है तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया गया नेट वर्किंग कैपिटल, बताया गया ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल, 2 टाइप के वर्किंग कैपिटल दिए गए हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स जो भी है, टोटल करंट एसेट्स है माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। यहाँ पे टोटल नहीं लिखा गया लेकिन आपको जो भी टोटल करंट एसेट्स हैं उनमें से टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। और हमेशा करंट एसेट्स से लायबिलिटीज कम ही होनी चाहिए। अगर करंट लायबिलिटी ज्यादा होती है तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। अगर करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से तो उसे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल कहा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपको दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें डिफरेंसेस दिए गए हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और करंट वर्किंग कैपिटल के बीच में, देखते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में पहला डिफरेंस हमें दिया गया, मीनिंग दी गई है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सम ऑफ द टोटल करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सम ऑफ द टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लिक्विडिटी। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट लिक्विडिटी पोजीशन। इस कॉन्सेप्ट से हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन नहीं पता चल सकती, लेकिन जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला उससे हमें लिक्विडिटी कंडीशन पता चल सकती है, पोजीशन लिक्विडिटी पोजीशन पता चल सकती है। पोजीशन मैनेजमेंट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से फाइनेंशियल पोजीशन मैनेजमेंट का हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल से हम आइडिया लगा सकते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज द लायबिलिटीज इंक्रीजेस द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो करंट लायबिलिटीज है अगर वो बढ़ती चली जाएंगी तो उससे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल से करंट, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तब ये जरूरी नहीं है कि नेट वर्किंग कैपिटल भी हमारा बढ़े, ठीक है। अब जैसे कि सभी पॉइंट्स में हमने देखा था, हर चीज के हमें यहाँ पे क्या दी गई, कैरेक्टरिस्टिक। वैसे वर्किंग कैपिटल की भी दी गई है। वर्किंग कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई, चलिए देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस में के लिए यूज होती है या डे टू डे यूज में आती है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो सिर्फ करंट एसेट में इन्वेस्ट करती है हमारी कंपनी की, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, वर्किंग कैपिटल, डेब्टर्स। इन सारी जो करंट एसेट वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। लिक्विडिटी ज्यादा होती है हमारी, इससे हम पता कर सकते हैं। अगर नेट वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल and all the current assets in which the working capital is employed are converted into cash easily, इसलिए लिक्विडिटी भी कहा जा सकता है या लिक्विफाइड भी कहा जा सकता है इसको। लेस रिस्क, जो वर्किंग कैपिटल इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। चेंजिंग फॉर्म, जो वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्म चेंज होते रहता है, जैसे रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड गुड, फिर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है। पे टू डे एक्सपेंसेस, जो वर्किंग कैपिटल है वो डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज होती है। नो डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल में कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। रिक्वायरमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फॉर्म ऑफ द बिजनेस, जो वर्किंग कैपिटल है बिजनेस के टाइप और फॉर्म के अकॉर्डिंग ही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है।
जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर उसमें जो करंट एसेट्स करंट या वर्किंग कैपिटल होगी वो शुगर हो सकता है, सेमी फिनिश गुड शुगर केन हो सकता है। फिर फिनिश गुड उसका जूस निकाल दिया, शुगर केन का जूस क्या हो जाएगा, सेमी फिनिश गुड हो जाएगा, सॉरी रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा। उसके बाद रॉ शुगर केन का जूस हमारा क्या हो जाएगा, सेमी फिनिश गुड हो जाएगा। और शुगर बन के तैयार हो जाएगी तो फिनिश गुड हो जाएगा। इस तरह कैसे क्या हो रहा है, चेंज फॉर्म भी चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। ठीक है, सभी बिजनेस में अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसी तरह अलग अलग टाइप की उसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है। फिर कुछ फैक्टर्स दिए गए जो कि क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिया गया टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जिस तरीके का बिजनेस होगा उस तरीके की वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उस बिजनेस को। जैसे कि अगर द ट्रेडिंग यूनिट्स मेंटेन द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स ऑन द क्रेडिट मोर वर्किंग कैपिटल। जो ट्रेडिंग यूनिट्स है उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि वो बहुत सारा एक साथ बल्क में परचेस करते हैं गुड्स को और उसके बाद धीरे धीरे करके सेल करते हैं, इसलिए उन कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है। और कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी पहले वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, फिर जाके जो हमारा गुड है वो प्रोड्यूस होता है, फिर जाके मार्केट में सेल होता है, तब जाके क्या होता है, उनको पैसे मिलते हैं। और कुछ ऐसे द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसके नेचर के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, और बिजनेस का साइज कम है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। प्रोडक्शन साइकिल, अब वर्किंग कैपिटल टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, प्रोडक्शन साइकिल पे। अगर किसी भी कंपनी का जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर गुड्स को कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रही है। अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा, लॉन्गर होगा, जैसे 6 महीने लगते हैं, तो ये कंपनी उसको प्रोडक्शन में 6 महीने लगते हैं, 6 महीने के बाद एक फिनिश गुड तैयार करके सेल मार्केट में सेल कर देती है। तो जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जितना कम प्रोडक्शन साइकिल का टाइम पीरियड होगा उतनी कम हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे बेकरी, डेयरी, ये इन सब डेयरी इंडस्ट्रीज ये सब क्या होती है, इन सब चीजों में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत कम पड़ती है। क्योंकि जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है या बेकरी है, बेकरी वाले केक बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, तो सुबह 1-2 दिन में बिक ही जाते हैं, वो सेल हो जाते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन वहीं अगर कॉटन इंडस्ट्री देखी जाए, जूट इंडस्ट्री देखी जाए, तो हमें बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, उससे वो भी इफेक्ट करती है वर्किंग कैपिटल, टाइम और डिमांड। जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है तो वूलन क्लॉथ की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, अब वूलन क्लॉथ्स प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे तो हम जनरली क्या करेंगे, वूलन क्लॉथ का प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, उसके उसी से प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द वूलन क्लॉथ कंटिन्यूज द प्रोडक्शन मोस्टली फॉर 12 months बट द सेल्स रिमेन द विंटर। जैसे प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, जो वूलन इंडस्ट्री है, जो ऐसी कंपनी जो वूलन क्लॉथ प्रोड्यूस करती है, बनाती है, उसका प्रोडक्शन तो बाकी बाकी के 8 महीने भी होता है, लेकिन सेल कब होता है, सिर्फ 4 महीने में होता है। जब जब विंटर का सीजन आता है तब 4 से 5 महीनों में ही वो सेल करती है, क्योंकि उससे पहले अगर वो सेल करेगी तो कोई भी खरीदेगा नहीं। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल बिकम्स अ मस्ट, इट्स सोर्स आर लिमिटेड, सप्लाइंग इज इरेगुलर और अवेलेबल ऑन अ सर्टेन सीजन ओनली, हेंस द बिग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट। अब बताया गया जैसे कि रॉ मटेरियल, कोई भी शुगर इंडस्ट्री का फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए जो शुगर केन है, शुगर केन एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होता है, ग्रो होता है, उगता है। लेकिन जो शुगर इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, बहुत सारा शुगर केन एक साथ बल्क में खरीद के उसको स्टोर करके रखेगी और फिर क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शुगर केन सभी सीजन्स में अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसलिए बताया गया है कि स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल को हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है कुछ रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होता है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में वो क्या करती है, बल्क में रॉ मटेरियल परचेस करती है। तो जो कंपनीज बल्क में रॉ मटेरियल पर्टिकुलर सीजन में परचेस करती है तब उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती है और लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसको, वर्किंग कैपिटल को। क्रेडिट पॉलिसी, अब ट्रेड पॉलिसी में चलिए देखते हैं क्या बताया गया हमें।
The need of working capital is less if the credit policy and sales of finished good is on cash base. अगर कैश पे जो गुड्स है उनको सेल किया जाए तो हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन अगर क्रेडिट पे सेल किया जा रहा है तो जब पैसे मिलेंगे तब तक हमें, जब अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल किया जाए तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या होगी, हमें इंक्रीज होती चली जाएगी क्रेडिट सेल्स पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो। कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू कैश, जो हमारे करंट एसेट्स हैं उनको कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर जल्दी से कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। जैसे कि डेब्टर्स हैं, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स ऑन कैश, जैसे कैश पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी फिनिश हमारे पास गुड्स हैं उनको कैश पे सेल कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ बिल्स रिसीवेबल, जो भी पैसे हमें मिलने वाले थे उसको फटाफट कलेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या टाइमली कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम लगेगी। अगर टाइम पे नहीं सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी। ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल पर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो हमारा स्टॉक है उसका टर्नओवर रेशियो भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक का टर्नओवर रेशियो नहीं होगा, कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हायर, जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर हायर होगा तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर लोअर होगा तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग इफिशियंसी, जो हमारी ऑपरेटिंग इफिशियंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऑपरेटिंग इफिशियंसी अच्छी होगी तो वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत कम पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, distribution of profit as a dividend affect the cash because the dividend paid in cash, जो dividend है वो कैश में पे किया जाता है इसलिए कैश को अफेक्ट करता है। तो if a company earns a major part of profit as a dividend, more working capital will be required। अगर जो कंपनी है वो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कैश को या प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड पे कर रही है तो फ्यूचर में उसको ज्यादा किसकी जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स एसेट्स को ही हम फिक्स कैपिटल कह सकते हैं। इसकी भी हमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई, सिमिलर ही होती है, बस थोड़ा अपोजिट हो जाता है। उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाएगा। जो फिक्स कैपिटल है उसकी जरूरत हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, अलग अलग टाइप के बिजनेस में अलग अलग रेशियो रखा जाता है फिक्स कैपिटल का, ठीक है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में फिक्स कैपिटल का रेशियो हाई होता है। कंपोनेंट क्या क्या है फिक्स कैपिटल में, कौन कौन सी चीजें हैं इंक्लूड होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा, जो भी फिक्स एसेट्स हैं वो फिक्स कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। लेस लिक्विडिटी होती है, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई लैंड सेल करनी है तो हमें टाइम लगता है, हम देखते हैं कि प्रॉपरली हमें उस लैंड का प्राइस मिले और करंट रेट के अकॉर्डिंग तभी हम सेल कर पाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है कि पहले रजिस्ट्री करवाओ या कुछ ऐसे करके प्रोसेस होता है इसका लैंड सेलिंग का, तो वो भी इसलिए क्या कहा गया, इसको लेस लिक्विड कहा गया है। जो भी फिक्स कैपिटल होती है रिस्क इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो कंट्री है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स टेंड्स द रेज रेशियो ऑफ रिस्क, ठीक है, रेशियो बढ़ जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से फिक्स कैपिटल को रिस्की भी कहा जा सकता है, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स कैपिटल में। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जैसे लैंड है, ये लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है। बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग को भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, इसलिए उसमें भी डेप्रिसिएशन बहुत कम ही यूज किया जाता है। लेकिन प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, इन समय स्पेशली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। सोर्सेस फिक्स कैपिटल की बहुत सारी सोर्सेस हो सकती हैं। दे कैन बी प्रोमोटर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। फिक्स कैपिटल कौन जनरली आता है, प्रोमोटर्स या ओनर्स लेके आते हैं, या सिक्योरिटीज इशू करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, प्लफिंग बैग ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से फैक्टर जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, वही सेम फैक्टर्स हमें बताया गया, बस थोड़ा डिफरेंट टाइप में बताया गया। पहला फैक्टर हमें बताया गया टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन्वॉल्व द
Industrial activities such as the shipping industry, iron and steel industry, mining industry, etc. require large fixed capital. ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। एग्जांपल भी दिया गया है, आयरन, स्टील, माइनिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीजें। ठीक है, यूनिट्स प्रोवाइडिंग सर्विस रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस फिक्स सर्विस, और ऐसी यूनिट्स जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको लेस फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सर्विस प्रोवाइड करने वाली, जैसे आप समझ सकते हैं बैंक क्या करती है, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर बैंक स्टेब्लिश करनी है तो कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करना या उससे कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लोकल रीजनल बैंक आप समझ सकते हैं, ठीक है, उस तरीके की बैंक। या आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, उसको क्या कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइज ऑफ यूनिट का साइज बड़ा होगा, फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यूनिट का साइज छोटा होगा, फिक्स कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। ओनरशिप और लीज, अगर हम जो प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी चीजें हमें जरूरत है उनको परचेस कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। लीज पे ले रहे हैं तो फिक्स कैपिटल की जरूरत कम होगी। रिसर्च एक्सपेंसेस, अगर हमको जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है वो रिसर्च कर रही है किसी चीज पे, ठीक है, तब बट कुछ चीज के बारे में रिसर्च करें तो वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिजल्ट दिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए रिसर्च करें तो उसके लिए भी क्या होगा हमारा कैपिटल, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उससे भी अफेक्ट हो सकता है, जो हमारा फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे भी अफेक्ट हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, ओल्ड मशीनरी जो भी हमारी कंपनी में लगी हुई थी अब वो यूज में नहीं आएगी, या वो जो मशीनरी है उन, जैसे कि आप मान सकते हैं पहले टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से भी क्या हो सकती है, हमें फिक्स कैपिटल को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। Company has bear expenses of preparing documents such as registration fee, fees of expert, legal expenses etc. जैसे कि बताया गया, अगर हम आप मान सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेस कैपिटल, फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम कोई बड़ी कंपनी क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा, ये आप समझ सकते हैं, फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जैसे उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है, फीस ऑफ एक्सपर्ट्स, जो भी हम जिन एक्सपर्ट्स को हम हायर करेंगे अपनी कंपनी के लिए उनको फीस देनी पड़ेगी। लीगल एक्सपेंसेस जो भी होंगे उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डिफरेंसेस दिए गए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में, जैसे हमने पीछे देखा। ठीक है, डिफरेंसेस में चलिए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। मीनिंग दी गई है पहले, फिक्स कैपिटल होती है वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी में इन्वेस्ट की जाती है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे जो भी वर्किंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, डेप्टर्स, बिल्स, एक्सेट्रा। पीरियड, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, लिक्विडिटी कम होती है, ज्यादा होती है। रिस्क हाई होता है, रिस्क लो होता है। ये सारी जो भी चीजें हमने पढ़ी है अभी तक उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में दे दिया गया है। रिक्वायरमेंट, इसमें रिक्वायर्ड फिक्स परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को रिक्वायरमेंट होती है। इसमें डे टू डे एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट, जैसे वेजेस, सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब मतलब डे टू डे जो भी एक्सपेंस रिक्वायरमेंट होती है। सोर्सेस क्या हो सकती है, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे लोन वगैरह। और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, ट्रेड क्रेडिट, बैंक, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद मतलब ये बहुत कम, जो वर्किंग कैपिटल होती है ऑलवेज कम होती है फिक्स कैपिटल से। ये आप समझ सकते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है उसके डे टू डे और एक्सपेंसेस के लिए यूज होती है, इसलिए ये जनरली छोटे सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है। जो फिक्स कैपिटल उस पे उससे क्या किया जाता है, फिक्स एसेट परचेस किया जाता है, तो उस पर क्या कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन। और जो हम वर्किंग कैपिटल से क्या करते हैं, करंट एसेट्स
परचेस करते हैं उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। चलिए इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 5 मार्कर्स वो एक बार देख लेते हैं, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट थ्रू द वेरियस डेफिनेशंस। 3 मार्क में आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। और थर्ड वाला ये शॉर्ट नोट्स के बारे में जो आपको पूछा गया है, ये भी आपको पूछा है। इसमें आपको सिर्फ डिसीजन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको डेफिनेशन दी गई, कॉन्सेप्ट दिया गया है, और 2-4 क्या लिख देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं, और सेम इसमें भी करना है, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क में क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ये 3 मार्क या 5 मार्क दोनों में ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, हमारा चैप्टर यही फिनिश होता है।